हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। हाय, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 37 एवं 38। अब तक आपने सुना था कि ईशानी अपने कपड़े की फिटिंग करने के लिए धानी के पास देकर जाती है। धानी की नज़र गिरे हुए दुपट्टे पर चली जाती है और वो उस गिरे हुए दुपट्टे को अपने सर पर ओढ़ लेती है। उस गहरे रंग के दुपट्टे ने उसके पूरे अस्तित्व को बदल दिया था, लेकिन देखते ही देखते उसे वो दिन याद आ जाता है जब सागर के मृत शरीर के सामने उसके हाथों से ही उसका सिंदूर पोंछा गया था। उसकी सारी सुहाग की निशानी को मिटा दिया गया था। वो क्षण कितना कष्टदायक था, ये बस धानी को ही एहसास था। कैसे कुछ औरतें मिलकर उसके शरीर से उसके लाल रंग की साड़ी को खींच लिया था और वो बेसुध सी खड़ी रह गई थी। ये समाज की रस्में अजीब होती है ना। जब कोई दुल्हन बनती है तो यही औरतें प्यार से उसे 16 श्रृंगार करके मंडप पर बिठाती है, और जब उसकी दुनिया उजड़ती है तो यही कुछ औरतें उसके शरीर से मांस खींचने में भी पीछे नहीं हटती है। मन खटास से भर जाता है। अब उसे भी इन रंगों से नफरत सी होने लगी थी। कुछ पल के लिए बचपना धानी पर भारी पड़ा था, लेकिन अब उसके अंदर की धानी जीवित हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे अपने अस्तित्व का एहसास होता है, वो अपने माथे पर से दुपट्टा उतारने लग जाती है। अपने माथे पर से दुपट्टा उतारती उससे पहले ही उसके सर पर से कोई दुपट्टा खींच लेता है। धानी का कलेजा डर से कांप जाता है, दिल जोरों से धक धक करने लग जाता है। माँ जी, उसे लगता है उसकी सांस आ गई है, लेकिन वो पलटकर देखती है तो पता चलता है कि ईशानी थी। भाभी, मैंने आपको इसे ठीक करने के लिए कहा था, पहनने के लिए नहीं। देखिए, सारा कपड़े का अपने क्रीज खराब कर दिया। अब दोबारा से इसे प्रेस करने होंगे। ईशानी अपने दुपट्टे से देखते हुए बोलती है, माफ़ कर दीजिए। वो हम क्या वो हम ये तो अच्छा हुआ कि मैंने देखा। अगर मम्मी ने आपको देख लिया होता तो खामखा तमाशा खराब कर देती। आपको मम्मी को गुस्सा दिलाने में मज़ा आता है क्या? जब पता है उन्हें इन चीज़ों से चिढ़ होती है तो क्यों आप ऐसे काम करती हैं? अगर अभी आपको मम्मी ऐसे रंग भरे दुपट्टे पहने हुए देख लेती तो पता है कितना चिल्लाती। वो गलती से हो गया, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आप माँ जी को मत बताइएगा, वो बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे कुछ कपड़े हैं, आप प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, हम कर देंगे। आपने सूट ठीक किया? हाँ, बस कर रहे हैं। धानी जल्दी से सूट को मशीन में फंसाते हुए पैरों से चलाने लग जाती है। जल्दी से कीजिए, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। फिर कल लूज और टाइट हो गया तो दोबारा नहीं कर पाऊँगी। इसी का वहीं कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। घुटनों से ऊपर तक उसने मेहरून रंग का वन पीस पहन रखा था। पैरों पर पैर चढ़ाकर मोबाइल लेकर बैठ जाती है। धानी अपना मशीन चलाने में व्यस्त हो जाती है। मशीन की आवाज़ सुनकर कैलाश जी उठकर बाहर आ जाते हैं। वैसे भी ईशानी घर से बाहर थी, इसलिए चिंता में उनको नींद अभी तक नहीं आई थी। इतनी रात को क्या सिल रही हो बहू? अपने पापा की आवाज़ सुनकर ईशानी झट से वहाँ पर पड़े हुए दुपट्टे को अपने पैर पर फैला लेती है। पर ईशानी, तुम कब आई? पापा, मैं बस अभी आई हूँ। ठीक है, जाओ कपड़े बदल कर सो जाओ। और बहू, तुम भी ये सभी बंद करो, कल कर लेना। देखो 10 बज रहे हैं रात के, सो जाओ। वो पापा, मेरा एक सूट है, कल कॉलेज में कल्चर प्रोग्राम है तो मुझे उसे पहनना है। मैंने ही भाभी को ठीक करने के लिए कहा है। वो ये बोर ना हो ना, इसलिए मैंने कहा, और यहाँ पर इनके साथ बैठी हुई हूँ। बस 5 मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा। ठीक हो, कर लो, जल्दी सो जाना। दरवाज़ा सही से बंद किया है ना? जी पापा। और सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो।
देखो, बहू का काम में मदद किया करो, कल होकर तुम्हें भी ससुराल जाना है। हर काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ सिखाती नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो, इसलिए इंसान को हर काम आना चाहिए। बेटी दूसरे घर का बर्तन होती है, जिसे हर माँ बाप अच्छे से गढ़ना चाहता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ पापा, मैं कल जल्दी उठ जाया करूँगी और भाभी की हेल्प भी कर दूँगी। पता नहीं वो कल तुम्हारा कब आएगा। कैलाश जी वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। हो गया ईशानी जी, आप पहन कर देखिए। धानी ईशानी को सूट पकड़ा देती है। ईशानी सूट लेकर बाथरूम में चली जाती है। अब वो सूट अच्छे से फिट हो गया था। हाँ भाभी, ये तो परफेक्ट है। चलिए आप जाइए, सो जाइए। और हाँ, पापा की बात को इतना सीरियस मत लीजिएगा। मैं नहीं सुबह उठने वाली हूँ काम करने के लिए, इसलिए आप अपना काम खुद ही फिनिश कर लीजिएगा। जी, आप आराम से सोइएगा, हम भी जाते हैं सोने के लिए। एक मिनट भाभी, मैं कुछ कपड़े लेकर आती हूँ, आप प्रेस करने दीजिएगा। ठीक है। ईशानी कपड़े का मोटा लेकर धानी के पास आती है। कपड़ों के ढेर के पीछे उसका चेहरा पूरा छुपा हुआ था। लीजिए भाभी, इन्हें प्रेस कर दीजिएगा, मेरी अलमारी में अच्छे से रख दीजिएगा। और हाँ, मेरी अलमारी में भी बहुत उथल पुथल मच रखी है, आप सब कुछ अच्छे से सेट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम कर देंगे, चलिए मैं सोने जाती हूँ। धानी उस कपड़े को ढेर को देखती है और फिर सागर की तस्वीर को देखती है। धानी, ये मेरी छोटी बहन है तो तुम्हारी जितनी ही है, लेकिन रिश्ते में तुम उसकी बड़ी रहोगी ना, तो हमेशा छोटी बहन ही इसे मानना। जैसे तुम सानू को मानती हो ना, वैसे ही इसे भी मानना। ये थोड़ी नखरीली है, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम ईशानी का अच्छे से ध्यान रखोगे, मेरी कमी कभी उसे खलने नहीं न दोगे। सागर जाने से पहले धानी को समझा कर गया था। हम पूरी कोशिश करेंगे फौजी साहब आपकी जिम्मेदारियों को उठाने के, लेकिन हम कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। धानी दरवाज़ा बंद करते हुए प्रेस का पलक बोर्ड में लगाते हुए कपड़े को प्रेस करने के लिए बैठ जाती है। प्रेस करते करते रात के 2 बज जाते हैं। धानी की आंखें नींद से भारी होने लगती, वो बस स्विच बंद करके वहीं ज़मीन पर सो जाती है। दूसरी तरफ नीरज का फ्लैट। क्या हुआ नीरज, क्या सोच रहे हो तुम? मोनिका उसके बाजू पर लेटे हुए थे। यही कि इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। अभी भी मैं उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाया हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। चिंता मत करो, बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। अभी तो तुम हमारे प्यार को भी मुकाम पर नहीं पहुँचा पाए हो। नीरज उसके हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है। मोनिका उसे इंटेंस वाली लुक से देख रही थी और फिर चेहरा उठाकर उसके होठों को चूमने लग जाती है। दोनों इस जिस्म के खेल में शामिल हो जाते हैं। दिन बढ़ रहे थे। शरद भी अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहा था और ईशानी अपनी कामयाबी और खेल की औरत। हम बोलो आरोही। ईशानी करवट लेटे हुए फ़ोन को कान के नीचे दबाते हुए बोलती है। क्या सोचा है तुमने शरद के बारे में? सोचना क्या है, इन 1 महीने में मेरे संस्कारी लुक को देखकर पागल हो गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे अच्छी तरह से पता है आरोही। लड़का कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, लड़की उसे संस्कारी टाइप ही पसंद आती है। और अगर संस्कारी और मॉडर्न की कॉम्बिनेशन मिल जाए तब तो बात ही कुछ और होती है। कल आखिरी बार होगा और उसके बाद शरद सक्सेना मेरी मुट्ठी में होगा। ईशानी अपने प्लान के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए बोलती है। वैसे क्या करने वाली हो कल? ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। बस आँखों में डालने के लिए ग्लिसरीन का इंतज़ाम कर लेना। अगले दिन गहरे
हरे रंग का अनारकली पहनकर ईशानी कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी। वो हरे हरे रंग का अनारकली बहुत खिल रहा था उसके ऊपर। तैयार होकर नीचे उतरती है तो सबकी नज़र उस पर ठहर जाती है। बेटा, ये सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने ख़रीदा है तुम्हारे लिए क्या? बस मम्मी, आप और मेरे लिए ऐसे कपड़े आप तो जाकर मार्केट से कुछ भी उठा कर ले आती है। ये तो मैंने उस दिन मॉल में लिया था। हाय, बहुत फब रहा है, किसी की नज़र न लग जाए। सुशीला जी उसकी आंखों के नीचे काजल लगाते हुए बोलती है। ईशानी देखने में खूबसूरत थी, बाकी अपने ब्यूटी पर पूरा ध्यान रखती थी। गलती से भी उसके चेहरे पर अगर एक पिंपल हो जाता था तो हफ्ते भर परेशान रहती थी। सुंदर दिखना, इंटेलिजेंट बनना, यही सब उसका मोटिव रहता था। वाकई ईशानी जी, आपके ऊपर यह सूट बहुत अच्छा लग रहा है। धानी ईशानी की तारीफ़ करते हुए बोलती है। थैंक यू भाभी। तुम्हें बोलना ज़रूरी था, टोक कर दिन खराब कर दिया ना। क्यों? वो क्यों नहीं बोल सकती है? वो घर की सदस्य नहीं है क्या? आप तो अरे बस कीजिए मम्मी पापा, आप दोनों हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मम्मी, मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है, इसलिए मैं रात तक आऊँगी। रोज़ रोज़ तुम्हारे कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम रहता है? कल भी तुमने बताया था प्रोग्राम था, आज भी तुम बता रही हो प्रोग्राम है। अब ईशानी क्या कहती कि कॉलेज के प्रोग्राम के नाम पर वो पार्टी करने जाती है। हाँ पापा, यूथ फेस्टिवल आने वाला है ना, उसी की तैयारी चलती रहती है, आप नहीं समझेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, नया नया ज़माना है, बहुत तरह का पढ़ाई लिखाई होता है। तू जा, तू चिंता मत कर, अपना ध्यान रखना। जल्दी आने की कोशिश करना बेटा, 8 बजे के बाद कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा गली मोहल्ला कैसा है तुम्हें पता है ना, ऐसे रातों को बाहर से आओगी तो सब हज़ार तरह की बातें बनाएंगे। कैलाश जी फिर से ईशानी को समझाने की कोशिश करते हैं। पापा, आप मोहल्ले से ऊपर उठिए ना, मैं पढ़ लिख कर घर में बैठने वाली थोड़ी ना हूँ। जब मैं जॉब करूँगी तो हमेशा टाइम पर नहीं आया करूँगी ना, कभी लेट भी हो सकता है। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और अपनी सोच बदलिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना, दुनियादारी बहुत ख़राब है बेटा। जी पापा, मैं ध्यान रखूँगे। भाभी, मेरा अलमारी साफ़ कर दिया आपने? नहीं। ठीक है, साफ़ कर दीजिएगा, और हाँ, लगे हाथ कमरे की सफाई भी कर दीजिएगा। जी हम कर देंगे, आप आराम से जाइए। सक्सेना, मनसन सब डाइनिंग टेबल पर जमे हुए थे। आराधना जी सबको खाना परोस रही थी। शरद, एक और पराठे दूँ? हाँ बड़ी माँ। आराधना जी उसके प्लेट में एक और पराठे डाल देती है। शरद, और पराठे लेगा? हाँ बड़ी माँ। आराधना जी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। उसके प्लेट में 3 पराठे डाल चुकी थी और वो जितनी बार पूछती थी वो हर बार हाँ ही कहता था। शरद, ध्यान कहाँ है बेटा तुम्हारा? कहीं 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 नहीं तो बड़ी माँ, मैं यहीं हूँ। तो तू कब से 4 पराठे खाने लगा? शरद अपने सामने प्लेट को देखता है तो जिसमें 3 पराठे रखे हुए थे। ये क्या, आपने इतने सारे पराठे क्यों डाल दिए? मैं तो तुमसे पूछ कर ही डाल रही हूँ और तुम हर बार हाँ ही कह रहे हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं बड़ी माँ, और मैं बस एक ही पराठे खाऊंगा, ये तो वापस रख लीजिए। शरद, क्या नाम है लड़की का? शरद के हाथों से पराठे छूट जाता है। नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़की नहीं है। माँ कहता है ना मुझे, दिल से माँ मानता है कि नहीं? बड़ी माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं हमेशा आपको अपनी माँ ही मानता हूँ। तो क्या माँ अपने बेटे के दिल का हाल नहीं जानेगी? बताओ मुझे। बड़ी माँ, एक लड़की पसंद है मुझे। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, अब इस उम्र में लड़की पसंद नहीं करेगा तो किसे पसंद करेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बड़ी माँ, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती है, हमेशा मुझे इग्नोर करती है। लेकिन मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पाता हूँ। जितना उसे देखता हूँ ना,
खुद को खींचता हुआ महसूस करता हूँ। अभी मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। तुम उसका पीछा करते हो? बड़ी माँ। बोलो बेटा। हाँ बड़ी माँ, कभी कभी। यही सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि हमेशा लड़की पीछे करने वाली लड़कों को आवारा समझने लगती है। उससे शांति से एक बार बात करो, अपने दिल की बात कहो। अगर फिर भी इनकार करती है तो पीछे हट जाओ, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती किसी से कराया नहीं जाता है। लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना बड़ी माँ। आई लाइक हर। अच्छा ठीक है, अगर कोई ऑफिस की लड़की तुम्हें प्रपोज कर दे तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, मैं कैसे किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगा? क्यों नहीं कर सकते हो? वो तो तुमसे प्यार करती है ना। लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ ना। बस यही समझना है बेटा तुम्हें। तुम खुद को ऑफिस वाली लड़की की जगह रख कर देखो, और उस लड़की को तुम्हारी जगह। मैं समझ गया बड़ी माँ। नादानी तभी तक करना चाहिए जब तक आपकी होशियारी पर सवाल न उठे। तुम भूल रहे हो तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम्हारा रुतबा क्या है। अगर तुम्हारे बड़े पापा को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता लगा तो उन्हें कैसा लगेगा पता है? जी बड़ी माँ, मैं आज उससे फाइनल बात करके ही रहूँगा, और अगर वो ना करती है तो मैं पीछा छोड़ दूँगा। गुड, चलिए मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शरद आराधना जी का पैर छूते हुए निकल जाता है। भाभी, आप मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रही थी? कहीं आप मुझसे बदला लेने के लिए किसी सरप छाप को मेरे घर की बहू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? भावना, मैं क्यों तुम्हारी बहू चुनूंगी? और भूलो मत, शरद मेरा भी बेटा है। मैं उसके लिए कभी बुरा चाहूँगी क्या? बेटा कह देने से कोई बेटा नहीं हो जाता है। नीरज तो आपको माँ मानता नहीं और दूसरे के बेटे को हथियारने पर लगी है। भावना जी की कड़वी बातें सुनकर आराधना जी की आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। एक बात मुझे बताओगी, क्यों मुझसे इतना बैर पाल कर बैठी हुई हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरा सब कुछ छीन लिया है आपने, और आपको पता नहीं है। भावना जी बड़बड़ाते हुए बाहर चली जाती है। क्या हुआ? क्यों डिस्टर्ब करने के लिए फ़ोन करता रहता है? नीरज गाड़ी में बैठते हुए फ़ोन उठाते हुए भड़क पड़ता है। क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। शरद भी उसके पारे को चढ़ाते हुए बोलता है। अगर यही बकवास करनी है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। रख दीजिए, मैं दोबारा मिलाऊंगा, और तब तक मिलाता रहूँगा जब तक आप मेरी बकवास सुनेंगे नहीं। देखो शरद, मेरा माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब है। कौन सी नई बात है? वो तो हमेशा ही रहता है। जस्ट गो टू द हेल। नीरज गुस्से से फ़ोन काटते हुए पटक देता है। अब तू मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी चला। नकुल जल्दी से स्पीड तेज कर देता है। पता नहीं सब स्ट्रोल लेकर मुझे ढूंढते रहते हैं खून पीने के लिए। बगल में रखा हुआ फ़ोन फिर से बजने लग जाता है। नीरज अपने माथे पर उंगली फिराता हुआ गुस्से को शांत करता है और फिर से कॉल को रिसीव करता है। अगर जिस बात को बताने के लिए तुमने फ़ोन किया है वो बात अगर तुमने नहीं बताई तो मैं अभी चाचू को कॉल कर रहा हूँ, और कल तुम यहाँ पर होगे मेरे अंडर। तुम्हें पता है ना मेरे अंडर रहने पर तुम्हारी कैसी हालत होगी। फिर ये मत कहना कि तुम जल्लाद के पहलू में क्यों आ गए हो। अरे 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 नहीं नहीं भाई, आप तो सीरियस हो जाते हैं। मैं बताता हूँ ना किसने कॉल किया है। हम बोलो। भाई मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। चलो, तुम्हें लड़की तो पसंद आई, नहीं तो तुम्हारी शराफत देखकर मुझे डाउट था कि तुम्हें लड़के पसंद ना हो। भाई छी, कैसी बातें करते हैं आप मेरे बारे में ऐसा सोचते रहते हैं। दुनिया से मैं क्या उम्मीद करूं? मेरा खुद का भाई मुझे कुछ और समझ रहा है। अब बोलो फ़ोन क्यों किया है? अरे यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे लड़की पसंद है। तो मैं क्या तुम्हें लड़की का बाप नज़र आता हूँ? भाई हूँ। आपकी बेटी तो मेरी बेटी होगी ना। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर उसके गुस्से में घी डालते हुए बोलता है।
बस शरद, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मैं हर जगह से तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। ओके ओके, मैं सीरियस होकर उससे अपने मन की बात बताने जा रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तू सीरियस है? हाँ भाई, तो ठीक है जा। अगर लड़की लात मार के भगा दे तो फिर मुझे फ़ोन मत करना, ब्रांड का नाम बता देना, यहीं से ऑर्डर कर दूंगा। कैसे भाई हैं ना आप? मुझे ऑल द बेस्ट कहने की बजाय अपना दुख कैसे मनाऊँ ये बता रहे हैं। तो मुझसे सहानुभूति की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझे दया दिखाना और चुप कराना नहीं आता है, बल्कि रोते हुए को और रुलाता हूँ। कहते हुए नीरज फ़ोन काट देता है। भाई, ये भाई भी ना कभी भी पूरी बात नहीं करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसा लगा कहानी का भाग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। थैंक यू।